हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोज एजुकेशन। और ये पार्ट थर्ड है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का। तो पार्ट थर्ड में हम पढ़ने वाले हैं इसके ट्रीटमेंट क्या है टीबी का और इसके नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं पहले मैनेजमेंट ऑफ टीबी से। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम टीबी का। देखो यहाँ पर क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन डॉट सेंटर। ठीक है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, ये जो टीबी की दवाइयाँ हैं ये बिल्कुल मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। कहाँ पर? डॉट सेंटर में। जैसे कि जो हमारे पीएचसी में डॉट सेंटर है, सीएससी लेवल में डॉट सेंटर है, वहाँ पर टीबी की दवाइयाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के द्वारा दी जाती है। ओके, अब देखो डॉट का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी या फिर डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। सो ये क्या है, इट्स अ मल्टी ड्रग अप्रोच। मतलब इसमें हम 3-4 दवाइयाँ पेशेंट को इकट्ठे देते हैं। मल्टी ड्रग मतलब 2-3-4 दवाइयाँ मिला के हम पेशेंट को देते हैं। क्योंकि सपोज अगर बैक्टीरिया किसी एक दवाई से नहीं मर पाएगा, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो कर देगा, उससे नहीं मर पा रहा है, तो कम से कम जो बाकी दवाइयाँ हैं वो तो बैक्टीरिया को मार देगी। ठीक है, और पेशेंट में सिम्टम्स भी कम कर देगी। तो इसलिए हम 3-4 दवाइयाँ पेशेंट को इकट्ठा इसमें देते हैं। मिनिमम कोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज 6 मंथ। जो टीबी का जो सबसे मिनिमम कोर्स है वो 6 महीने का चलता है। 6 महीने में भी 2 फेज आते हैं। पहला होता है इनिशियल फेज, दूसरा होता है कंटिन्यूएशन फेज। शुरुआत जो होती है इनिशियल फेज में, उसमें 2 महीने टीबी की दवाइयाँ चलती है। फिर अगर पेशेंट को दिक्कत आ रही है, सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको हम 6 मंथ का कर देते हैं। ठीक है, if person do not take medicine then person get resistance to that medicine and next course will be of 9 month and 13 month। देखो भाई, जो टीबी की दवाइयाँ होती हैं उसको लगातार लेना पड़ता है। अगर बीच में आपने दवाई छोड़ दी है तो बैक्टीरिया उस दवाई को पहचान जाएगा और उसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो कर देगा। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि अब पेशेंट अगर वो दवाई खा भी लेगा तो वो बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगा, उसकी ग्रोथ को नहीं कम कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी मेडिकल सुपरवाइज़र या जो हेल्थ वर्कर होते हैं डॉट सेंटर में, उनके सामने पेशेंट को रेगुलरली ये दवाइयाँ देनी है। ठीक है, इस दवाई को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दोगे तो टीबी के बैक्टीरिया इसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो कर देंगे। रेजिस्टेंस मतलब कि वो अब उस दवाई से नहीं मर पाएंगे और हमें कोई अन्य दवाई पेशेंट को देनी पड़ेगी। इसलिए मेडिकल सुपरवाइज़र या फिर हेल्थ वर्कर की निगरानी में ही हम टीबी की दवाइयाँ देते हैं। यहाँ पर देखो, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले यहाँ पर है फर्स्ट लाइन ड्रग। इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा सेकेंड लाइन ड्रग्स आपको बस याद होनी चाहिए और कुछ नई तरह की ड्रग्स जो मार्केट में आ रखी है वो भी आपको याद करनी है। डिटेल में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट लाइन ड्रग्स। इसको सबसे आसान तरीका, सबसे आसान ट्रिक क्या है याद करने की, राइप्स मतलब पकाकर, कैप्ट मतलब रखी हुई, ओकरा मतलब होता है हिंदी में भिंडी। ओके, तो पकाकर रखी हुई भिंडी, राइप्स मतलब पकाकर। तो आर फॉर रिफार्मसिन। पहले दवाई कौन सी है, रिफार्मसिन। रिफार्मसिन को हम डिनोट करते हैं आर से। किससे करते हैं, आर से। इसकी डोज जो है वो 10 mg पर kg पर डे है। इसको ओरल रूट से हम पेशेंट को देंगे। ठीक है, पर kg मतलब अगर पेशेंट का वजन 50 किलो है तो 15 × 10 कितना हो गया, 500 mg टैबलेट हम पेशेंट को एक दिन में देंगे। ओके, देखो कुछ दवाइयाँ जो होती है वो बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट शो करती है और कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट शो करती है। बैक्टीरिसाइडल मतलब होता है बैक्टीरिया को खत्म कर देना, उसको किल कर देना, उसको मार देना। ठीक है, कुछ दवाइयाँ स्टैटिक इफेक्ट शो करेगी। स्टैटिक मतलब होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को ना बढ़ने देना। ठीक है, उसकी मल्टीप्लिकेशन को ना बढ़ने देना, उसकी ग्रोथ को कम कर देना या रोक देना, उसको बोलते हैं स्टैटिक। तो यहाँ पर जो रिफार्मसिन दवाई है ये बैक्टीरिया को मार देता है, साइडल किल कर देता है। एक्चुअल में रिफार्मसिन करता क्या है, रिफार्मसिन जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया के अंदर, RNA, उसको ये बनने ही नहीं देता। ठीक है, ये DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को नहीं बनने देता। अगर वही बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल बनेगा ही नहीं तो बैक्टीरिया मर जाएगा। ओके, साइडल हो जाएगा। अब सभी दवाइयों के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो रिफार्मसिन के क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे, हिपैटिक डैमेज। क्योंकि जो रिफार्मसिन है जब हम इसको माउथ से ओरली लेते हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर में होता है। ठीक है,
तो ये हिपैटिक डैमेज करेगा, लिवर डैमेज करेगा। इसके अलावा पेशेंट के जो बॉडी के सिक्रेशंस होते हैं वो कुछ टाइम के लिए रेड ऑरेंज हो जाएंगे जब तक पेशेंट रिफार्मसिन टैबलेट लेगा। जैसे कि उसका यूरिन जो है, टीयर्स आंसू हो गए, स्वेटिंग पसीना हो गया, और कई बार वेजाइनल सिक्रेशन भी रेड ऑरेंज हो जाएगी। आपको पेशेंट को बताना बहुत जरूरी है कि सिक्रेशन ऑरेंज कलर में क्यों आ रहे, नहीं तो पेशेंट घबरा जाएगा, डर जाएगा। ओके, ये साइड इफेक्ट तब तक रहते हैं जब तक पेशेंट दवाइयाँ ले रहा है। जैसे ही पेशेंट दवाई छोड़ देगा, हटा देगा, ये साइड इफेक्ट अपना आप ही ठीक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आइसोनिजाइड, राइप्स आर आई, आई से क्या, आइसोनिजाइड, आई मतलब इसको टैबलेट को डिनोट करते हैं एच से, किससे डिनोट करते हैं, एच से, आइसोनिजाइड। इसको हम देते हैं 5 mg पर kg पर डे। इसको भी हम ओरल रूट से पेशेंट को देते हैं। ये भी साइडल है, साइडल मतलब बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, किल कर देगा। यहाँ पर रिफार्मसिन जो हमारे एल्वुलाई के अंदर बैक्टीरिया है और जो एल्वुलाई के बाहर बैक्टीरिया है, दोनों को मारेगा। सेम यहाँ पर आइसोनिजाइड भी सेल के अंदर मतलब एल्वुलाई के अंदर और बाहर दोनों बैक्टीरिया को मारेगा। तो रिफार्मसिन और आइसोनिजाइड इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया को और जो सेल के बाहर जो बैक्टीरिया एल्वुलाई के बाहर उनको मारेगा। ठीक है ना। ये क्या करता है, आइसोनिजाइड ना बैक्टीरिया की सेल वॉल को नहीं बनने देता। देखो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इतना खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि ये अपनी सेल वॉल माइकोलिक एसिड से बनाता है। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत हार्ड होती है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो माइकोलिक एसिड से बनता है, जो कि कुछ खास तरह के प्रोटीन और कुछ खास तरह के एंजाइम से बनता है। इसलिए ये बैक्टीरिया इतना खतरनाक होता है। ठीक है, इसीलिए टीबी का बैक्टीरिया इतना खतरनाक होता है। तो यहाँ पर ये जो आइसोनिजाइड टैबलेट होती है, ये बैक्टीरिया में माइकोलिक एसिड मतलब उसके सेल वॉल को बनने ही नहीं देगी। ठीक है, उसके फॉर्मेशन को रोक देगा। तो यहाँ पर ये सेल वॉल को रोक रहा है बैक्टीरिया बनने से, जिसकी वजह से सेल वॉल नहीं बनेगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। साइडल। ओके, साइड इफेक्ट देखो इसको क्या है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो हाथ पैर की जो नसें होती है उनमें टेंडरनेस आएगा। ठीक है, दर्द होगा पेशेंट को नसों में, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, सुन्नपन हो जाएगा, नमनेस हो जाएगा। ठीक है, कई बार पेशेंट ढंग से वॉक भी नहीं कर पाता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है, और कई बार पेशेंट को ऑप्टिक जो नर्व है वहां पर भी कान की जो नर्व है, ठीक है, उसमें भी डैमेज देखने को मिलता है। यहाँ पर पेशेंट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो, इसको रोकने के लिए ध्यान रखना, जब भी पेशेंट को आइसोनिजाइड टैबलेट देते हो तो साथ में आपको विटामिन B6 पेशेंट को जरूर देना है। क्या देना है, विटामिन B6, जिसको हम बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। ठीक है, तो आइसोनिजाइड को कभी भी अकेला नहीं देना है, उसके साथ आपको क्या देना है, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन देना है, ताकि न्यूराइटिस की प्रॉब्लम ना आए, जो नर्व वगैरह है उनमें कोई भी टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस ना हो पेशेंट के। ठीक है, और थोड़ा बहुत फ्लू लाइक सिम्टम्स तो हर एक मेडिसिन में देखने को मिलते हैं। फिर है पायरोसिनामाइड। पायरोसिनामाइड को हम डिनोट करते हैं Z से, किससे, Z से। इसका डोज है 20 mg पर kg पर डे। इसको भी हम ओरल रूट से देते हैं पेशेंट को। साइडल, ये बैक्टीरिया को मार देता है, बट ये वीक साइडल है। ठीक है, जब भी बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करता है तो सबसे पहले पायरोसिनामाइड के प्रति रेजिस्टेंस शो करता है। मतलब पायरोसिनामाइड का कुछ टाइम बाद बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं होता है। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी कमजोर है, वो अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहा है, तो बैक्टीरिया पे फिर पायरोसिनामाइड का कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम इतनी सारी दवाइयाँ पेशेंट को इकट्ठा देते हैं, ताकि कोई ना कोई दवाई तो बैक्टीरिया को मार देगा, किल कर देगा। तो ये वीक साइडल है, मतलब बैक्टीरिया को किल करता है बट इतने अच्छे से नहीं कर पाता है। ठीक है, ये सिर्फ जो सेल के बाहर जो बैक्टीरिया होते हैं, एक्स्ट्रा सेलर जो बैक्टीरिया होते हैं एल्वुलाई के बाहर, उन्हीं को मार पाता है। इसके साइड इफेक्ट, इम्पेयर लिवर फंक्शन, इसका मेटाबॉलिज्म भी लीवर में होता है, इसलिए कई बार पेशेंट के लीवर को डैमेज करता है। हिपैटोटॉक्सिक होता है, लीवर को डैमेज करेगा। हाइपर यूरेसीमिया, ठीक है, पायरोसिनामाइड की वजह से पेशेंट के ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अगर पेशेंट के ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल अधिक बढ़ेगा तो ब्लड तो बॉडी में हर जगह जा रहा है, तो वो यूरिक एसिड कहाँ जाएगा, पेशेंट के जॉइंट्स में जाएगा, हाथ पैर के जो जॉइंट्स हैं उनमें जाएगा, और वहाँ यूरिक एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिससे पेशेंट को जॉइंट्स की प्रॉब्लम आएगी। पेशेंट को आर्थरेल्जिया हो जाएगा, मतलब उसको जॉइंट में दर्द होगा, पेन होगा, क्योंकि वहाँ यूरिक एसिड डिपॉजिट होने शुरू हो गया है। ठीक है, तो इसका ये साइड इफेक्ट है पायरोसिनामाइड का। नेक्स्ट देखो इथाम्ब्यूटोल, इसको हम डिनोट करते ई से।
इसकी डोज है 25 mg पर kg पर डे। इसको भी हम ओरल रूट से पेशेंट को देते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि जो इथाम्ब्यूटोल है वो अपना स्टैटिक इफेक्ट शो करता है, मतलब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने देता। जो बैक्टीरिया भी डोरमेंट फेज में है या वो इतने एक्टिव नहीं हुए, ठीक है, या फिर वो हल्के हल्के एक्टिव होना शुरू हो गए हैं, उनकी ग्रोथ को, उनके मल्टीप्लिकेशन को रोक देगा, ठीक है। इन सब दवाइयों में से सिर्फ इथाम्ब्यूटोल ही ऐसी दवाई है जो स्टैटिक इफेक्ट शो करती है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती है। बाकी सारी दवाइयां बैक्टीरिया को किल कर देती है, मार देती है। सिर्फ इथाम्ब्यूटोल ही उसकी ग्रोथ को रोकता है, बाकी सब क्या करेंगे, उसको बैक्टीरिया को खत्म कर देंगी, मार देंगी, ठीक है। देखो ट्रिक क्या है साइड इफेक्ट का। E4 हमारी आईज में क्या होता है, ऑप्टिक नर्व होती है, तो E4 आईज, तो ये हमारी आईज की ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से कई बार पेशेंट को धुंधला दिखता है और कई बार पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस होता है। वो जो लाल रंग है और जो हरा रंग है उसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। इसलिए इसमें पेशेंट को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, ट्रैफिक में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, गाड़ी लेके, नहीं तो वो सिग्नल पे कैसे पहचान पाएगा कौन सा रेड है कौन सा ऑरेंज कलर है, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। बट ये सिम्टम साइड इफेक्ट्स कुछ टाइम के लिए होते हैं, मतलब पेशेंट दवाइयाँ ले रहा है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट अगर दवाई छोड़ता है तो ये साइड इफेक्ट अपना आप ही कम होना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन IM रूट से देते हैं, इंट्रामस्कुलर। बाकी सारी दवाइयां हम ओरल रूट से देते हैं, सिर्फ स्ट्रेप्टोमाइसिन हम इंट्रामस्कुलर देते हैं। डोज से 15 mg पर kg पर डे। साइडल ये भी बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, मार देगा। देखो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बहुत तरह के एंजाइम, बहुत तरह के प्रोटीन से बनता है, तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन 80S राइबोसोम को नहीं बनने देगा, जो कि बैक्टीरिया के प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। क्या करता है, बैक्टीरिया के प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, उस वाले राइबोसोम को ये बनने ही नहीं देगा, ठीक है। ये सारी दवाइयां कुछ ना कुछ एंजाइम, कुछ ना कुछ प्रोटीन को रोक रही है ताकि बैक्टीरिया की सेल वॉल ना बन पाए, ओके। यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारे ईयर को डैमेज करता है। कई बार पेशेंट में हियरिंग प्रॉब्लम होती है, उसको सुनने में दिक्कत आती है। नेफ्रोटॉक्सिटी, और ये किडनी को डैमेज करता है, ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है। तो खासकर हम जो टीबी वाले पेशेंट होते हैं उसमें हम फर्स्ट लाइन ड्रग ही चलाते हैं। अगर बाय चांस पेशेंट का जो बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो इनके प्रति रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है, इन दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस शो करता है, या पेशेंट ने ड्रग बीच में छोड़ दी है, वो अल्कोहल पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, तब बैक्टीरिया इन दवाइयों के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करेगा। रेजिस्टेंस मतलब कि अगर पेशेंट ये दवाई खा भी रहा है तो उसका बैक्टीरिया पे कोई भी असर नहीं हो रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया इन दवाइयों से नहीं मर पा रहा है, उसकी ग्रोथ को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तब जाके हम पेशेंट को सेकंड लाइन ड्रग्स देंगे। नहीं तो सबसे अच्छी ड्रग्स कौन सी होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है, क्योंकि ये सस्ती भी होती है, इनका टॉक्सिक इफेक्ट भी बॉडी में कम होता है, और ये अपना प्रभाव मतलब बैक्टीरिया को अच्छे से किल कर पाती है, उनकी ग्रोथ को अच्छे से रोक पाती है। तो सबसे बेस्ट ड्रग्स कौन सी होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग। सेकेंड लाइन ड्रग्स हम ऑप्शनल रखते हैं, ठीक है, कि अगर बैक्टीरिया ने उसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो कर लिया इनके खिलाफ, तब जाके हम सेकेंड लाइन ड्रग्स देंगे। सेकेंड लाइन ड्रग्स बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है, इनका टॉक्सिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में और ये इतना असर नहीं दिखा पाती है, ओके। तो यहाँ पर K4 कैनामाइसिन, कैप्ट से ध्यान रखना है, रखी हुई भिंडी, ओके। K4 कैनामाइसिन, E4 इथेनोमाइड, P4 पैरामिनोसैलिसाइक्लिक एसिड एंड T4 थायसिटाजोन। आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है, फंक्शन और सब कुछ आपको फर्स्ट लाइन ड्रग्स का याद होना चाहिए। न्यूअर ड्रग्स, अब मार्केट में कुछ नई ड्रग्स आने लगी, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया बहुत खतरनाक होता है, ये अपने खिलाफ रेजिस्टेंस शो कर देता है। अगर पेशेंट अच्छी डाइट नहीं ले रहा है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, कोई सेकेंडरी पेशेंट में अगर इलनेस है, जैसे एड्स है, कैंसर है, तब जाके पेशेंट की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो नई ड्रग्स जो है टीबी की मार्केट में आने लग गई है, तो उसको याद करने का ट्रिक है ओकरा। ओकरा मतलब भिंडी। O4 ऑफ्लोक्सिन, C4 सिप्रोफ्लोक्सिन, C4 क्लेथ्रोमाइसिन, R4 रिफाब्यूटिन एंड A4 एजिथ्रोमाइसिन। ये सारी एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होती है। नेक्स्ट है हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। सो एज ए नर्स आप किस तरह से टीबी पेशेंट की देखरेख करते हो। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है आइसोलेट पेशेंट, यूज N95 मास्क, प्रमोट हैंड हाइजीन, ठीक है। टीबी एक कंटीजियस डिजीज है जो फैलती है, ओके। तो पेशेंट को आइसोलेट करना है बाकी पेशेंट से, ओके। जब भी आप पेशेंट के रूम में जा रहे हो तो जो वहाँ के हेल्थ वर्कर है उनको N95 मास्क यूज़ करना है, या फिर जो सर्जिकल मास्क आता है वो यूज़ करना है।
प्रॉपर हैंड हाइजीन की टेक्निक पेशेंट को सिखानी है और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब भी यूज़ करना है। ओके, तो हैंड वॉशिंग हाइजीन बहुत ज़रूरी है, N95 मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, ग्लव्स वगैरह डालना जरूरी है, और पेशेंट टीबी वाले पेशेंट को हम अलग से रूम में रखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एडमिनिस्टर एंटी टीबी ड्रग्स मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट्स। रेगुलर बेस पे आपको ये मॉनिटर करना है कि पेशेंट अपनी टीबी की दवाइयाँ सही समय पे और सही टाइम पे ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। ओके, इसके अलावा क्या क्या पेशेंट की बॉडी में साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं जब वो मेडिसिन लेता है। ओके, उसकी बॉडी में कौन कौन साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको भी आपको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर एजुकेट अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग फुल ट्रीटमेंट। पेशेंट को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि भाई जो टीबी का कोर्स है वो 6 महीने या फिर 9 महीने चलता है और इस कोर्स में आपको दवाइयाँ बीच में छोड़नी नहीं है। ओके, लगातार आपको अपनी मेडिसिन लेनी है, जो फुल कोर्स है टीबी का उसको पूरा करना है, ये एजुकेशन देनी पेशेंट को। फिर है मेंटेन स्ट्राइल सेक्शनिंग टेक्निक्स। ठीक है, अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा है, छाती में खांसी हो रही है उससे, तो आपको उसको सक्शनिंग करना है। ठीक है, स्ट्राइल तरीके से सक्शनिंग करना है, प्रॉपर ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है। ठीक है, तो स्ट्राइल तरीके से हमें क्या करना है, सक्शनिंग करनी है ताकि आसपास इन्फेक्शन ना फैले। नेक्स्ट है यहाँ पर मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन न्यूट्रिशन विद विटामिन B6। ध्यान रहे पेशेंट की बॉडी में हाइड्रेशन होना चाहिए, मतलब उसको अधिक लिक्विड हमको देना है, खूब सारा पेशेंट को पानी पीने के लिए बोलना है ताकि जो बलगम है वो पतला हो सके और पेशेंट उसको बाहर स्पिट कर सके। इसके अलावा हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, मतलब पेशेंट को बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी है, अच्छा न्यूट्रिशन देना ज़रूरी है, क्योंकि टीबी में अक्सर इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, पेशेंट का वजन गिरता है, तो उसको न्यूट्रिशन अच्छा न्यूट्रिशन देना जरूरी है। इसके अलावा जब भी आप पेशेंट को आइसोनिज़ेड टैबलेट जब दे रहे हो, साथ में आपको विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन देना है ताकि पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो। ठीक है, आइसोनिज़ेड टैबलेट जो H टैबलेट है उसके साथ विटामिन B6 देना जरूरी है न्यूराइटिस से बचने के लिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड कवर्ड कंटेनर फॉर स्पुटम एंड रिप्लेस और डिस्पोज देम फ्रीक्वेंटली। स्पुटम कलेक्ट करने के लिए पेशेंट को आपको जब वो स्पुटम कर रहा है तो खुले में स्पुटम नहीं करना है। ठीक है, उसको एक कवर्ड ढक्कन लगा हुआ कंटेनर देना है और ध्यान रहे उस कंटेनर को हमको फ्रीक्वेंटली चेंज करना है ताकि कोई इन्फेक्शन ना फैले, और इसको डिस्पोज करने का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। और रेगुलरली पेशेंट को हर 6 घंटे के बाद या हर 1 दिन बाद एक नया कंटेनर देना है स्ट्राइल वाला। ठीक है, ताकि वहाँ आसपास इन्फेक्शन ना फैले और बदबू ना फैले। फिर है BCG वैक्सीनेशन इन चिल्ड्रंस। छोटे बच्चों में जो BCG है, बैसिलस कैलेमिट गुरीन, उसका इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है टीबी से बचने के लिए। ओके, एंग्जाइटी रिलेटेड मिसकंसेप्शन, टीबी इज नॉट क्यूरेबल एंड अदर सोशल स्टिग्मा। पेशेंट को देखो उसमें एंग्जाइटी होती है क्योंकि उसको टीबी की बीमारी है, तो बहुत एंग्जाइटी फील करता है। फिर जो आसपास के समाज के लोग हैं, बहुत से लोग जिनको पता नहीं है वो ये बोलते हैं कि जो टीबी है उसको हम ठीक ही नहीं कर सकते, वो नॉट क्यूरेबल है। तो ऐसे में पेशेंट को घबराहट होती है, उसको डर लगता है, तो उस चीज़ से पेशेंट को एजुकेट कराना है। समाज में जो स्टिग्मा है टीबी के खिलाफ कि टीबी को हम ठीक नहीं कर पाएंगे, उसके खिलाफ पेशेंट को एजुकेट कराना है ताकि वो अकेला महसूस ना करे। फिर है मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप बाय क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल असेसमेंट। अब आप लंबे टाइम से पेशेंट के ड्रग्स दे रहे हो, ठीक है, तो जरूरी है कि भाई उसको जांचना कि जो टीबी की दवाइयाँ हैं वो सही से बॉडी में काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, पेशेंट के सिम्टम्स पहले से कम हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, उसको जांचना बहुत जरूरी है। डेली आपको उसको फॉलो अप करना है और क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल असेसमेंट के थ्रू, मतलब उसके साइन एंड सिम्टम्स उसमें कम हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, उसका बलगम की जांच करा के, स्पुटम की जांच करा के, ठीक है, एक्सरे करा के आप उसको असेस कर सकते हो। पोजीशन द पेशेंट इन हाई फॉवलर पोजीशन ब्रीथिंग टेक्निक्स। जब पेशेंट को सांस की दिक्कत हो रही है, वो ढंग से सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको आप हाई फॉवलर पोजीशन दे सकते हो, सिटिंग पोजीशन दे सकते हो। इसके अलावा उसको ब्रीथिंग टेक्निक्स बतानी है, ठीक है, किस तरह से हम पर्स लिप ब्रीथिंग करते हैं, किस तरह से डीप ब्रीथिंग करते हैं ताकि पेशेंट को लंग्स में रिलैक्स मिले। ओके, तो पेशेंट को हाई फॉवलर पोजीशन, और अगर नीड पड़े तो पेशेंट को हमको ऑक्सीजन भी देना पड़ता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का कम हुआ तो उसमें आपको पेशेंट को ऑक्सीजन भी देना पड़ेगा, हाई फॉलोअर पोजीशन मेंटेन करनी है और ब्रीथिंग टेक्निक्स पेशेंट को बतानी है। फिर है मॉनिटर बॉडी वेट रेगुलरली। टीबी में अक्सर पेशेंट का वजन बहुत जल्दी गिरता है, तो उसके वेट को नापना है डेली बेस पे, ठीक है, कि उसका वजन तो नहीं गिर रहा है। फिर है पेशेंट एजुकेशन एंड साइकोसोशल सपोर्ट। पेशेंट को एजुकेशन देना जरूरी है, उसकी फैमिली को देना जरूरी है। साइकोसोशल सपोर्ट मतलब इमोशनल सपोर्ट देना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत अकेला महसूस करता है, उसको एंग्जाइटी होती है, एक डर होता है डिजीज को लेके, तो वो आपको इसमें साइकोसोशल सपोर्ट देना जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक
एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो अपने नॉलेज को कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।